जय हिंद साथियों। तो आज है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। जिन साथियों ने हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, वहां पर आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो साथियों आज हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज की क्लास में हम इसी टॉपिक से संबंधित टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखेंगे अपना पहला प्रश्न। तो हमारा आज की क्लास का पहला प्रश्न है, रास्ते में खाने के लिए भोजनादि वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। रास्ते में खाने के लिए या भोजन करने के लिए जो चीजें हमारे पास होती हैं या जो भी सामान होता है उसको क्या कहेंगे हम। नाश्ता, पाथे, अल्पाहार या फिर स्वल्पाहार। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा साथियों, उसको कहेंगे हम पाथे। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द गलत है। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित, जो अपने युग का ज्ञान रखता हो युग दृष्टा, जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो लालची या फिर जो कम खर्च करता हो मितव्ययी। तो साथियों जो अत्यधिक भूखा हो विवक्षित कहेंगे उसको, जो अपने युग का ज्ञान रखता हो युग दृष्टा हो जाएगा, जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता है उसको लालची नहीं कहेंगे, वो होता साथियों महत्वाकांक्षी। जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता है इच्छा रखता है उसको कहेंगे महत्वाकांक्षी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, कृत कार्य शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। ये जो कृत कार्य शब्द है ये किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा। जिसने संकल्प कर रखा हो, तो साथियों जिसने संकल्प कर रखा हो उसको कहेंगे हम कृत संकल्पी। उसको क्या कहेंगे, कृत संकल्पी। दूसरा देखेंगे, जो कार्य करने के लिए तत्पर हो, तो जो कार्य करने के लिए तत्पर होता है उसको कहेंगे हम कर्मठ। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसको कहेंगे साथियों कृत कार्य। तो ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, कार्य संपूर्ण हो चुका हो, उसी को कहेंगे हम कृत कार्य। अगला देख लेते हैं। ऑप्शन तो हमारा ये सही हो जाएगा सी। जो क्रूर कर्म करता हो तो उसको कहेंगे साथियों क्रूर कर्मा। जो क्रूर कर्म करता हो क्रूर कर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, ऐसा भीषण दृश्य है जिससे रोए खड़े हो जाएं। ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोए खड़े हो जाएं, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा साथियों लोमहर्षक। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहेंगे लोमहर्षक। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसे इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। उस स्त्री को क्या कहेंगे जिसने अभी फिलहाल में बच्चे को जन्म दिया है। जननी, माता, जन्मदात्री या फिर प्रसूता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसूता बोलेंगे उसको। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, वह आग जो जंगल में लगती हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। वड़वाग्नि, पंचाग्नि, दावाग्नि या फिर जठराग्नि। तो जो आग जंगल में लगती है उसको बोला जाता है दावाग्नि। दावाग्नि। कहीं कहीं पर आपको ये दावानल भी देखने के लिए मिल जाएगा। जंगल में लगने वाली आग को दावानल, क्योंकि अनल क्या है, अनल आग का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। दावानल आपको लिखा हुआ मिले या दावाग्नि मिले, दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7, निम्नांकित शब्दों एवं उनके समक्ष दिए गए वाक्यांशों में से कौन सा युग्म असंगत है। एक युग्म इसमें से गलत है, उस युग्म की हमें पहचान करनी है। देखेंगे, प्रकाशित प्रकाश में लाए जाने योग्य, यही गलत है। प्रकाशित प्रकाश में लाए जाने योग्य नहीं होता है। पूज्य पूजने योग्य को पूज्य ही कहते हैं। पोषित पाला पोसे हुए को पोषित कहते हैं, ये भी सही है। मुमुक्षा तो मोक्ष पाने की इच्छा को कहते हैं मुमुक्षा। तो नीचे के तीनों हमारे सही हो जाएंगे। जो पहला वाला है यही हमारा गलत आंसर है, इसी की हमें पहचान करनी थी, यही असंगत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। निम्नांकित वाक्यांशों एवं उनके लिए प्रयुक्त एक शब्द में से कौन सा युग्म सुसंगत है। साथियों पिछले क्वेश्चन में हमने असंगत की पहचान की थी, गलत की पहचान की थी। इस वाले क्वेश्चन में हमने ढूंढना जो सही है। देखेंगे एक एक करके। शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु गलत है। साथियों शत्रु को जीतने वाले को कहते हैं शत्रुंजय। क्या कहते हैं, शत्रुंजय। जैसे मृत्यु पर विजय पाने वाले को या मृत्यु को जीत लेने वाले को कहते हैं मृत्युंजय, उसी प्रकार शत्रु को जीतने वाले को कहेंगे हम शत्रुंजय। जो पहले न हुआ हो उसको क्या कहेंगे, होनहार, गलत है। साथियों जो पहले न हुआ हो उसको कहेंगे अभूतपूर्व।
उसको क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। साथ में समझ लेते हैं भूतपूर्व क्या होता है। जो पहले हुआ हो या हो चुका हो उसको कहेंगे भूतपूर्व, और जो पहले न हुआ हो उसको बोलेंगे अभूतपूर्व। आगे देखेंगे, जो पढ़ा न गया हो अपठनीय नहीं, जो पढ़ा न गया हो उसको कहेंगे अपठित। क्या बोलेंगे उसको? अपठित। लास्ट देखेंगे, आदि से अंत तक, तो यही बचता है, यही हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? जो सही नहीं है उसी की हमें पहचान करनी है। देखेंगे, खाने की इच्छा जिजीविषा नहीं, यह गलत है। खाने की इच्छा जिजीविषा नहीं हुई तो जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेंगे, जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। मार डालने की इच्छा जिज्ञासा। जीतने की या वशीभूत करने की इच्छा जिगीक्षा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, अगोचर शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। अगोचर किस शब्दांश के लिए प्रयुक्त होता है? जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न हो, जिसका पता मालूम न हो, जिसको पार करना मुश्किल हो, या जिसका नाप जोख न किया जा सके। तो साथियों अगोचर कहते हैं जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न हो, जो देखा गया ना हो इंद्रियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 आज की क्लास का। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। जो साथ में पढ़ा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो साथ में पढ़ा हो उसको कहेंगे साथियों सहपाठी। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? मृत्युंजय, देवता, तपस्वी या फिर साधक। तो इसकी हमने अभी बात की थी। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको कहेंगे मृत्युंजय। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान, आग्नेय, नैऋत्य या वायव्य। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नैऋत्य। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? उसको क्या कहेंगे जो हर समय दूसरों की कमियां ढूंढता रहता है? छिंद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट या फिर आलोचक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा साथियों, उसको कहेंगे छिंद्रान्वेषी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, बुरे भाव से की गई संधि, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए दूरभिसंधि। दूरभिसंधि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? घूमने फिरने वाले साधु को क्या कहेंगे? योगी, तपस्वी, श्रमण या फिर परिव्राजक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा, इसको बोलेंगे साथियों परिव्राजक। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों, इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। लगभग ज्यादातर परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से। तो साथियों उसको क्या कहेंगे जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो? तो साथियों उसको कहेंगे हम चंपू। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों एक क्वेश्चन आपसे यह भी बन सकता है, वह कौन सा काव्य है? वह कौन सा काव्य है जिसमें गद्य और पद्य दोनों शामिल की गई हैं? तो वो है चंपू काव्य। तो यह भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? मानसिक भाव छिपाना इसको क्या बोलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा, इसको बोलेंगे साथियों अवहिंसा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसको क्या कहेंगे? तो साथियों जिसको थोड़ा ज्ञान हो या आधा ज्ञान हो उसको बोलेंगे हम अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? किसी टूटी फूटी इमारत या फिर कोई बस्ती के बचे हुए अंश को हम क्या कहेंगे? भग्न, खंडित, खंडिताकार या फिर भग्नावशेष। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए है, इसका आंसर जल्दी में कमेंट में टाइप कर दीजिए। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगातार नियमित रूप से लाते रहते हैं।
और इस वीडियो को साथ में लाइक भी करें। हम आपसे मिलेंगे कल अगली क्लास में। जय हिंद।